is being the master, not being a victim of or a slave of technology. So you have to drive the driverless. Please come in. Does it make sense to you all? Yes, sir. Driving the driverless car. Now we'll use this. And you can आप बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा आपको जो है डेवलप करना है that don't be only control freak. हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बड़े तभी बनेंगे जब हमारे पास दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत आएगी. कंट्रोल तो दुनिया में कोई किसी को नहीं कर सकता है. इट्स अ मिथ. नो पावर ऑन अर्थ. अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो कहते हैं यू थिंक दैट अमेरिका इज अ ग्रेट नेशन टू कंट्रोल. आई सेड यू कांट कंट्रोल एनीबडी. आप थोड़े दिन तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दूसरे के लिए, लेकिन अमेरिका का भी समाप्त होने वाला है डाउनफॉल. आप दूसरे देशों में जाके वहां मार काट बचाते बदमाशी करते हैं. हाउ लॉन्ग कैन यू एग्जिस्ट फॉर दिस? देयर वुड बी सम बैलेंस समवेयर बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एवरीबडी स्ट्रांग. व्हाई कुड द अमेरिकन्स नॉट फाइट द वियतनामीज वॉर? भाग गए थे वियतनाम में, मार खा के चले गए थे. कई जगह मार खा रहे हैं. अफगानिस्तान में मार खाई. तो पावर इज ओनली रिलेटेड एंड कॉन्टेक्चुअल. इट कैन चेंज द टेक्नोलॉजी. गॉड लाइक टेक्नोलॉजी. रिमेंबर, पेलियोलिथिक माइंडसेट जरूर है. इंस्टीट्यूशन अगर चेंज हो गया, पेलियोलिथिक से मॉडर्न माइंडसेट कर दीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कर दीजिए और गॉड लाइक टेक्नोलॉजी को आप यूज करने लगिए. ड्राइविंग द गॉड लाइक टेक्नोलॉजी बाय डिटर्मिनिंग द डेस्टिनेशन. दैट्स व्हाट यू आर. That's what the future citizens have to be. That's what our students have to become. Are you getting my point? Yes, sir. So the problem of humanity can be sorted out by this statement. You have a modern mindset, and what is modern mindset? Modernity को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज. हम सबको बोलते हैं हमें बच्चे तुम लोग मॉडर्न बनो. मॉडर्निटी का ये मतलब नहीं कि हम लोग को मॉडर्न कपड़े पहनने लगे. हम लोग कोट पैंट पजामा पैंट शर्ट पहन के. Modernity is a thing of mind, not your clothing. Modernization does not mean westernization. Modernization is not westernization. So what is it then? Modernization is also not contemporaneity. इसका मतलब क्या हुआ? आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आज के जमाने की जो चीज है वो हम एडवांस्ड है और पहले के जमाना वो पाषाण काल था. It is in our mind only. There were people, after all, मोहम्मद साहब का पैदा हुए थे. आज के जमाने के तो नहीं है. हमसे आपसे बहुत आगे थे. क्राइस्ट का पैदा हुए थे. गौतम बुद्ध का पैदा हुए थे. दे वर एंशिएंट पीपल, एंशिएंट टाइम्स, बट दे वर मॉडर्न. दे वर मोर मॉडर्न देन वी आर टुडे. हम आज भी वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं. किस जमाने में वो कितना सब कुछ देख चुके थे, समझ चुके थे और हर चीज बता चुके थे. कितना आगे थे. वो मॉडर्न है कि हम मॉडर्न है? एक जस्ट सिंपल थोड़ा सा अगर हम सोच बदल दें अपनी, तो मॉडर्निटी इज नॉट कॉन्टेम्पोरेनिटी. मॉडर्निटी इज जस्ट अ माइंडसेट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. साइंटिफिक टेम्पर कह नहीं कि साइंस. आप ईर्ष्या द्वेष इक्वालिटी ये सब चीजें, ईर्ष्या द्वेष को जब दूर कर दीजिए, इक्वालिटी को दूर कर दीजिए, सबको समान मानिए, सबको अपना भाई. व्हाट इज मुस्लिम ब्रदरहुड ऑल्सो? वी टॉक अबाउट ब्रदरहुड, भाईचारा. दैट इज मॉडर्निटी. That is equality. Islam was the greatest proponent of equality. So just see how what we thought was religion, जिसको क्या हम बोलते हैं religion backward है. Religion backward नहीं है, हम और आप backward हैं. हम उसको समझने की हमारी शक्ति नहीं है, तो हम उसको गलत समझते हैं, सही समझते हैं, जो भी करते हैं. This is what makes us less modern. तो मॉडर्निटी में सबसे बड़ा साइंटिफिक टेम्पर मैं बोल रहा हूं. साइंस नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, साइंटिसिज्म नहीं. राइट? सो पर साइंस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम साइंस पे ज्यादा लॉजिक पर, रैशनैलिटी पर बात करने लगते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक पर बात करते हैं, तो द पेंडुलम स्विंग्स ऑन द अदर साइड. वी लूज टच विद ह्यूमैनिज्म. इंसानियत को छोड़ देते हैं. तो साइंस, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म या इंसानियत, ये दोनों मिलकर मॉडर्न बनते हैं. क्रिटिकल, रियल, रियलिस्टिक, व्हाटएवर इज, realize that, but don't lose sense of humanism. ये टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, does it serve the purpose of humanity or not? Is it anti-humanity or pro-humanity? Does it ennoble us or it degrades us? आज की टेक्नोलॉजी हमको डिग्रेड कर रही है, हमें डाउनग्रेड कर रही है, डीह्यूमनाइज कर रही है. सो बच्चों को हमें इकोलॉजिकली अवेयर करना है. हमें क्लाइमेट में, there is a project called Drawdown Project. I don't know how many of you know that. There's a person called Paul Hawken.
फॉर्चुनेटली आई मेट हिम, इज एन ओल्ड मैन, वो 60-65, ऐसा नहीं, अपने को ओल्ड मानते हैं वो, बिल्कुल आप जैसी, बाल सब उनके बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी तरह। तो वो जो हैं कहते हैं कि साहब ये मैं क्या बोल रहा था, हॉकिंस। तो ड्रॉडाउन जो है उनकी टेक्नोलॉजी का, वो कहते हैं दुनिया में 100 तरीके हैं जिससे कि हम रिवर्स कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज इज ओनली अ सिम्टम। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है गेट टू एड्रेस द डिजीज, नॉट द सिम्टम। खांसी है, जुकाम है, ये सब चीजें जो है सिम्टम है। प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कोरोना हो सकता है इन्फ्लुएंजा हो, वायरल, दैट इज द डिजीज, सो यू हैव टू एड्रेस द डिजीज, नॉट द सिम्टम। तो वो कहते हैं कि 100 तरीके हैं, लेकिन 100 में से 20 ऐसे तरीके हैं जो कि आप आज कर सकते हैं, 80 आने वाले हो सकते हैं, वो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, लेकिन 20 आर द वंस व्हिच यू कैन डू इमीडिएटली, एंड आउट ऑफ दीस 20 यू नो व्हिच आर द टॉप 5। आपको सरप्राइज होगा, ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, इमीडिएटली व्हाट कम्स टू इन आवर माइंड? एनर्जी, करेक्ट, रिन्यूएबल, दैट्स ओनली वन अमंग्स द टॉप 5। यू नो द टॉप 5 सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग कौन सी चीज होती? बिल्डिंग्स हमारी, दे आर द बिगेस्ट पोल्यूटेंट्स ऑन अर्थ। प्लीज, आवर बिल्डिंग्स। सर आ जाइएगा, क्योंकि फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे सर, हाँ 10 मिनट की। आई डोंट नो अभी तक जो हमने बात की वो रेलेवेंट थी कि नहीं? रेलेवेंट। आई मीन इज इट मेकिंग सेंस? बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ये बस 5 चीजें जो हैं, 5 थिंग्स जो हैं, जो बोलते हैं वो जानते हैं क्या है? लैंड यूज पैटर्न अगर हम चेंज कर दें, और विमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल एम्पावरमेंट अगर करें, गर्ल एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग को अगर हम किसी तरह से, क्योंकि प्रॉब्लम के अर्थ की सस्टेन कर सकती है एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओनली। मैंने बोला ना, एक कंजम्पशन लेवल पे डिपेंड करता है कि आप 15 बिलियन ज्यादा 2050 तक प्रेडिक्ट कर रही है कि दुनिया जो ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 12 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। आज 7.2 बिलियन है, विच इज 5 times मोर देन कैन बी सपोर्टेड बाय द कंजम्पटिव पैटर्न ऑफ यूएस। सो जस्ट सी वेयर वी आर, दैट इज अ पोल्यूशन। जितनी पॉपुलेशन उतना पोल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं? एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी, दैट सिंपल। देन थर्ड इज चेंजिंग आवर डाइट। एनिमल फार्म और ग्रेजिंग में जितना लैंड, फॉरेस्ट लैंड वेस्ट होता है और ग्रेजिंग, और जितना मीथेन ये हमारे जो ये निकलता है एनिमल डंग से और इनसे, विच इज मोर हार्मफुल देन द कार्बन कंटेंट। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 21% ऑफ द पोल्यूशन दैट इज कॉज्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट जस्ट कार्बन। फोर्थ पे आता है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें कोल और ये अलग अलग तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी आप होगी, फिर उसके बाद आप कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज करें तो उससे आप कर सकते हैं। सिंपल थिंग्स लाइक दीज आर द कॉजेज ऑफ। हाँ, फिर बाकी उन्होंने बोला है वो कि सिल्वो कल्चर एंड ऑल, की आप ग्रेजिंग और फॉरेस्ट और इसको एक साथ मिलाएंगे तो 5वां रीजन होगा, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं क्लाइमेट। ये सब चीजें ड्रॉ डाउन, क्योंकि आपको कार्बन फुटप्रिंट कम ही नहीं करना है। इस दुनिया को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लेवल ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस को नेगेटिव नहीं कर देंगे 300 के नीचे। आज 450 वर्ल्ड में, तो आप आज से कम करना शुरू करेंगे तो भी आप कम नहीं कर सकते। व्हाट डोनाल्ड ट्रंप कहता है, बेवकूफी की बातें करते हैं कई वो, लेकिन एक बात सही कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं ठीक होने वाला। वेदर इट इज नोइंगली और अननोइंगली, सेज द राइट थिंग। Climate change will happen only when you do something called what is called biosequestration. To reduce, replace and biosequestrate. Biosequestration is a process that you bring the net content of these gases down to negative, less than 300. There's some unit, I'm forgetting what the unit of that measurement, 300, 450. It is some parts per million. Parts per million. So that is the reality. So, आप हमारे बच्चों को, हमको अगर ये सब चीजें आप नहीं बताएंगे, एजुकेशन शुड टीच देम दिस। एम आई राइट और नॉट? यस सर। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन, ऐसी नॉलेज वाला बच्चा क्यों नहीं जॉब कर सकता, और कुछ नहीं करेगा तो जॉब दे सकता है वो। आई एम गोइंग टू गर्ल्स स्कूल दिल्ली में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस हैं, तो इन्होंने बोला है कि आप जो है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट पे आप कुछ, तो आई एम देयर इन फैक्ट एज वन ऑफ द पीपल हु आर कॉल्ड वेरी फ्रीक्वेंटली टू एड्रेस द बच्चों को। मैं इसी तरह से एड्रेस करता हूं, और बच्चों को जब मैं बोलता हूं लड़कियों के स्कूल में, मैं बताऊं, मान लीजिए हम लोग लड़कों के स्कूल को बात करें तो एक बार सोचते हैं चलिए साहब
लड़कियों के स्कूल में जब मैं जाता हूं तो वहां कम से कम 250-300 लड़कियां होती हैं, 9, 10, 11, 12 में 400 एवरेज स्कूल में। 400 में से यू वुड नॉट बिलीव 80% ऑफ द गर्ल्स से दैट सर वी डोंट वांट जॉब्स, वी वांट टू डू थिंग्स वेयर वी कैन क्रिएट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी कैन क्रिएट जॉब्स। नाइस। ये तो बच्चे हमारे बहुत आगे हैं आज, बहुत हमारी, लेकिन हम उनको दबा के रखते हैं फॉर सम रीजन और द अदर, सम सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ समबडी, सम वेस्टेड इंटरेस्ट समवेयर। देखिए कोई भी फैमिली का कोई भी बाप अपनी बेटी को दबाना नहीं चाहता, करेक्ट? इस प्रैक्टिस पर कलेक्टिवली वी डू एवरीथिंग टू हार्म द गर्ल्स इन द वे। पेट्रियार्कल हमारा मेंटल माइंडसेट, एम आई राइट और नॉट? डेफिनेटली सर, 100%। एक बाप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता है, लेकिन सोसाइटी में कलेक्टिवली वी डू अप ऑल दोस थिंग्स विच इंडिविजुअली नन ऑफ अस वांट। अनकॉन्शियसली समटाइम, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली होता है, समटाइम्स की बात नहीं साहब, होता ही है। Invariably we end up doing things collectively. Nobody wants pollution, but collectively we produce pollution, and that is the reality of life. Collectively we create results which individually none of us want. That is the reality of society. maybe it is the curriculum problem, sir. Curriculum, understanding, emotional. We have devised the things in such a manner. Emotion comes in that very क्योंकि particular साहब वो way, sir. देखा ना, वो आपका शेल गैस अमेरिका की इकोनॉमी का 20% पार्ट है। वो अमेरिकन इकोनॉमी इज $18 ट्रिलियन इकोनॉमी। 20% ऑफ $18 ट्रिलियन इज मोर देन द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ऑल टेकन टुगेदर। सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, पूरी इकोनॉमी उसकी पेट्रोल पर बेस्ड है, ऑयल पर बेस्ड है। Yes, sir. वो कैसे चाहेंगे कि पोल्यूशन कम हो? पोल्यूशन कम का मतलब उनकी सोसाइटी खराब खराब हो होगी। जाएगा। उनको क्या तंग है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा नहीं, वो है, तो- कश्मीर में हमारे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या है, पूरा कोई मतलब नहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान से। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी क्योंकि पेट्रोल चलेगा, दुनिया में पोल्यूशन हो तो हो, अपना जेब अपना जेब। पेट्रोल चलना चाहिए, हमारी जेबें, हम अमीर और रईस ज्यादा। पूरी दुनिया में कितना मिसयूज करते हैं पैसा। हम लोग शेखों से बहुत इंप्रेस होते थे पहले, हम जब बचपन थे, आज शेख आया, वो बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ये करके आया। अब समझ गए, जब रियलिटी समझ में आती है कि उसी शेख की वजह से आज हम गाड़ी पे नहीं चल पा रहे हैं, हम पैदल साइकिल पे चल रहे हैं। वो शेख ने 90% इकोनॉमी खत्म कर दी है वहीं आपकी। वो एक एक चीज, जहाज, एक आदमी जो है उसमें 4 जहाज चलते थे, एक आगे एक पीछे सिक्योरिटी के लिए। सोच लीजिए, धन्य। और आज- शादियां भी बहुत करता था। अच्छा, दुखती रख आपकी ये है। Please, experience. आप समझ गया, देखिए दुखती रख क्या शादियां। आते थे ना कंट्रीज में बहुत सारे। अरे सर, मैं मजाक कर रहा हूँ ये। सर उसमें एक पॉइंट था ना सर, हमने तो उसमें सर इसने ऐड किया। मैंने कहा ना, बिल्कुल। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी हमारी दुखती रख है कि पैसे तो उसके पास है ही ज्यादा, बीवियां भी ज्यादा, करेक्ट ना? और वो ऐश कर रहा है लाइफ में। तो द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज सच। वो 1% में है, आप और हम 50-60% के अंदर है। खुश हैं अगर हम इस तरह से, खुश हैं। अपने बच्चों को भी हम यही चाहते हैं, फ्यूचर देना तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलती रहेगी जिंदगी, चलती आई है 5000 साल से, अभी फिर चलेगी कुछ दिन और, जब तक चलेगी, जब तक सस्टेनेबल होगा। तेल जब खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, देखा जाएगा क्या होगा। तब तक हम हैं। जब तक हम हैं, हम इमीडिएट सोच रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर लिविंग ऑन बोरोड एग्जिस्टेंस। हम किसके लोन पे हैं? फ्यूचर जनरेशन से लोन लिया हुआ है हमने टाइम, जितना ज्यादा। तो दिस इज समथिंग, अ क्राइम वी आर कमिटिंग। Yes, sir. तो दिस वाज, तो बच्चों को अगर हम एजुकेट करना है, एम्प्लॉयबल बनाना है, तो वी हैव टू गिव देम बायोस्फेरिक कॉन्शियसनेस। दिस इज द आइडिया। व्हेन आई वाज टेलिंग, दिस इज व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टेल्स यू। बायोस्फेरिक कॉन्शियसनेस और जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्शियसनेस में यही फर्क है। हम दुनिया में कुछ कुछ चीजें जो ट्रांजैक्शन है उसको सच समझ के करते रहे, हमें पैसे मिल जाए ज्यादा, हमें चोरी चमारी जो भी करते रहे, छोटी छोटी चीजों को ट्रांजैक्शन में खो गए। नाउ वी नो दैट वर्ल्ड इज वन सेम बायोस्फीयर, दिस हैज टू कॉमन। तो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे इकोनॉमी हो, इकोनॉमी हैज टू सबसर्व द ह्यूमन एंड। एंड देयरफॉर नाउ फॉर्चुनेटली अपने बच्चों को हमको पढ़ाना पड़ेगा, जब बच्चे कोर्स करिकुलम आएगा, कि कॉन्शियस कैपिटलिज्म क्या होता है, न्यू मॉडिफाइड पोस्ट कैपिटलिज्म क्या है। एंड इसमें कई तरह की बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं लोग, जिसको कि आप कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कम करिए और रेलिवेंट करिए ओनली टू द नीड्स। वट एवर, यू नो, ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड मैक्सिमाइज योर ह्यूमन वेलबींग।
आज की दुनिया में क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जबकि देखिए कितनी बेवकूफी की चीज है। आप कंजम्पशन बढ़ा के क्या, डज इट, एवरी इंक्रीज इन कंजम्पशन डज इट लीड टू हैप्पीनेस? Never, sir. डज इट लीड? बट दैट्स आवर assumption। हमारी इकोनॉमी इसी बात पे बेस्ड है दैट आवर मोर द कंजम्पशन मोर द हैप्पीनेस। मोर द नंबर ऑफ वाइव्स हैप्पियर आई एम, प्रॉब्ली नो। मोर द नंबर ऑफ वाइव्स यू विल बी प्रॉब्लम्स एंड देयर मस्ट बी प्रॉब्लम्स। More times. तो वो शेख खुश नहीं है, वो बीमार भी रहता होगा, परेशान रहता होगा। You know, so the problem is that money is not solving all your problem. Your more and more doesn't solve all your problems because more and more in a world which is restricted by resources. जहां resources limited है, scarce है, इसीलिए economics चलती है। Economics का basis ही scarcity है। Scarcity is the basis of economics। अगर scarcity किसी चीज की ना हो तो दुनिया में economics नहीं होगी। Economics का fundamental principle है not demand and supply. The fundamental principle is scarcity. हम लोग सब इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है स्केर्सिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आप कंजम्पशन बढ़ाते जाइए तो एवरी एडिशनल यूनिट विल गिव यू लेस एंड लेस ऑफ हैप्पीनेस टिल द एंड इट कम्स नेगेटिव। आपके पास किसी चीज की बहुतायत हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी तो यू विल फील अनहैप्पी। खाना खाते एक टिक्का अच्छा लगेगा चिकन का, 2 टिक्के शायद अच्छे लगे, 3 अच्छे लगे, चौथे के बाद आपको डायरिया होने लगेगा, अच्छा नहीं करेगा, मन खराब होगा, उसके बाद 5वां खाने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल एवर्शन हो जाती है। लेकिन सोसाइटी के प्रिंसिपल्स कहां है? मोर एंड मोर वेल्थ, ग्रो 20x। रिलायंस जो है अगर इतना था तो वो 20 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ता जाए, 2000 टाइम्स। व्हाई? व्हाट फॉर? यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच नोबडी रिक्वायर्स। हम और आप कार खरीदते हैं टू इंप्रेस whom? somebody who doesn't care for you। नो सर। किसको इंप्रेस करते हैं हम कार से? People who don't matter to you at the cost of even your family. So these are all the values, ये सारी चीजें, I mean, I think I'm going out of context, but सर ये तो जाएगा। what I thought, now does it make sense sir, all of you tell me? Does it all the sense making it? Now this is where the whole context of education and children. Now इसमें हमारी career education कहाँ से आती है? तो career education is only one part. आज के बच्चे को हमें एजुकेशन 4.0 के प्रिंसिपल्स पे पढ़ाना है, जिसमें कि बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए। एजुकेशन शुड बी सेंट्रल अराउंड द स्टूडेंट, हु शुड बी द सेंट्रल फोकस ऑफ आवर अटेंशन। साहब कितना टाइम हो गया अभी? आई एम सॉरी सर आप 2 मिनट का रेस्ट लीजिए। नहीं, मैं रेस्ट नहीं, मैं रेस्ट। 2 बज गए? माय गॉड। एक्चुअली मीटिंग भी है, गार्डियंस हमारे हैं, विस्तार मीटिंग में अब वो 7-8-10 मिनट है सर, 10-15 मिनट। सर ट्रांसफार्म की बात ही करेंगे सर। ट्रांसफॉर्म बहुत मामूली सी चीज है, अगर इतनी बात समझ ली तो सर, तो बस में 15 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करते हैं। खाना खिलाएंगे कि नहीं मंजूर साहब उसके बाद? हम खिलाएंगे, कोई बात नहीं। हम अरे नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, क्योंकि सबने मेहनत करी है। देखिए ये होता है पैशन के साथ। अगर आप कोई चीज दिल से बोल रहे हैं और पैशन के साथ बोलते हैं, समय का कोई पता ही नहीं चलता। और यही अगर चीज हम बोरिंग कोई चीज पढ़ा रहे हो, कोई चीज ज्ञान दे रहे हो, तो फिर खराब है। वो ज्ञान नहीं, ये सब अनुभूतियां हैं, सब कलेक्टिव विजडम, शेयरिंग ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। दिस इज ऑलवेज ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज लाइक टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट। अगर ये हमारी जागरूकता आ गई, दिस इज दैट कॉल्ड बायोस्फेरिक कॉन्शियसनेस। एजुकेशन कॉन्शियसनेस से रिलेट हो रही है आज, बिकॉज सारी 10 इंटेलिजेंस लग रही है ना, IQ, PQ, SQ, EQ, यस सर, and the entrepreneurial and the strategic and the transdisciplinary and the platonic and the ethical moral, सारी 10 इंटेलिजेंस जब लगती हैं, that is what is of interest to us। तो साहब ट्रांसफॉर्म में क्या है कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सी चीज है। इसमें सिर्फ आपको बच्चों को बताना है कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप ब्राउज थ्रू करने के तरीके बताने, बस नेविगेट करिए, बच्चा अपने आप समझ जाएगा सर। यस सर। तो बच्चे को हमें पार्टिसिपेट कराना है, उसको 4 चीजें हैं इसमें इनफैक्ट। एक है जिसमें कि हम बच्चे को अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस से पहले 2 तरह की अवेयरनेस होती है, एक होती है उस बच्चे के अपने बारे में अवेयरनेस, और दूसरा वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या है। क्या करते हैं करियर काउंसलर्स, हम लोग पहले करते थे कि एक आपने बच्चा आया 9th-10th में, उसको साइकोमेट्रिक एक टेस्ट दे दिया, और मान लीजिए साइकोमेट्रिक टेस्ट कोई, आई एम नॉट अगेंस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट, मैंने जिंदगी भर HR में करते रहे और वो मजबूरी थी सबकी। कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट 67.2% के बियॉन्ड वैलिड नहीं होता है, कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट।
तो आप उस पर ही बैठ के आप बच्चे को डिसाइड करा देते हैं तेरी मैथ्स अच्छी है, मैथ्स कर, या मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स लगा। अच्छा, मैथ्स क्यों कर रहा हूं, क्यों करूंगा मैं मैथ्स? बिना वर्ल्ड ऑफ वर्क को देखे कि वो करना क्या है बच्चे को वो नहीं पता है उसको, लेकिन मैथ्स बता दिया। ये कैरियर काउंसलिंग होती थी हमारी और आज तक हो रही। तो यहां से फिनलैंड एजुकेशन अलायंस और हम लोग जब गए ग्लोबली रिसर्च करी तो हमको समझ में आया ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स डेटा दिया आपको कि साहब ये प्रोसेस बेस्ड होना चाहिए कैरियर एजुकेशन, और वर्ल्ड ऑफ वर्क का अवेयरनेस बच्चे को पहले दे। मेनू कार्ड एक देना चाहिए बच्चे से। हम पूछते हैं क्या बनना चाहते हो, वो वही बनना चाहता है जिसने उसने आसपास देखा या कहीं से लिमिटेड नॉलेज से उसको पता है। और वो जो काउंसलर है वो लिमिटेड नॉलेज का आदमी, हमारी आपकी तरह। कोई भी हम और आप कितने, हम और आप मतलब जो बोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग 15 से 17 ऑक्यूपेशंस के बियॉन्ड नहीं बता सकते हैं। आप लिख के ले लीजिए मुझसे आज। कोई भी अगर आदमी अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि अगर 17 से 18वीं बता देगा तो मैं जो कहिए हार जाऊंगा। मैं नहीं बता सकता। कम से कम आप लोग 19-20 बता लीजिए, चलिए, मतलब कहने की बात है, लेकिन इसके बियॉन्ड ऑक्यूपेशन एक आदमी नहीं बता सकता है। इसीलिए सिस्टम में 1100-1200 ऑक्यूपेशन डाली गई है। इनफैक्ट 3000 के करीब ऑक्यूपेशन है, जो कि एनसीएस का डेटा हमारा बहुत रिच है, उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया उसमें। तो बच्चे को अवेयरनेस अबाउट सेल्फ कि हाँ बच्चे तेरी पर्सनालिटी जो सर्वे है वो क्या है, और आपकी क्लस्टर सर्वे की कौन से जॉब क्लस्टर्स आपके लायक हैं जो पसंद कर सकते हैं और आपकी योग्यता के अनुसार हैं। सो सर्वे का ये है, पहले सर्वे किया, उसमें क्वेश्चन 40-42 क्वेश्चन दोनों में है, दोनों करा लेते हैं। उसके बाद उसको राइसेक स्कोर आ जाता है जिसमें कि वो पता चलता है कि वो रियलिस्ट है कि वो इन्वेस्टिगेशन वाला है एंड ऑल दैट, यू नो, वो किस सोशल है कि आर्टिस्टिक है कि वो हाँ कन्वेंशनल है, एंटरप्राइजिंग। ये 4-5 चीजें जो 6 चीजें उसको पता चल जाती है। तो रियासेक स्कोर जो है वो डिटरमिन करता है, उससे जो जॉब रिलेटेड और सब लिंक्ड है, वो एआई और एमएल से लिंक्ड है सारी। ये तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी प्रायोरिटीज आ जाती हैं, जो टॉप क्लस्टर्स आ जाते हैं उसको आप एक्सप्लोर करो, और उसमें से जो आपकी नियति आप चाहते हो कि आपके लिए जो सबसे सूटेबल है, सबको आप कंसल्ट कर सकते हो। यू कैन कंसल्ट यू मेंटोर्स और जो भी कि हमें साहब ये चूज करना, हमने ये चूज किया। जब जॉब चूज कर लिया दैट मीन्स यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम। नाउ लुक फॉर कोर्सेज विच विल हेल्प यू बिकम दैट। आपको जैसा रूपाली बोलती है पायलट बनना है क्या, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फिजिक्स मैंने पढ़ा है कि नहीं। वो जरूरी है। करेक्ट, तो आप फिर फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन करिए, फिजिक्स को अपना एक सब्जेक्ट रखिए। आज तो फिजिक्स के साथ आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी भी ले पाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जरूरी नहीं कि मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स ही आपको लेनी पड़े तीनों। बायोलॉजी हमको नहीं पसंद थी कई लोग, मैंने तो 6 सब्जेक्ट्स लिए थे, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ली थी 11th में 12th में, और एडवांस लिटरेचर भी लिया था मैं। वो तो अपने ऊपर है, आप जितना पॉसिबिलिटी थी। आईसीएसई उस समय अलाउ करता था, आईएससी वो अलाउ करता था 6 से 7 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो हमने 7 सब्जेक्ट्स एक्चुअली लिए थे, एडवांस लिटरेचर भी लिया था, बायोलॉजी भी ली थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी, हिंदी इंग्लिश तो होती थी। वो इंटरेस्ट था, भगवान जो भी कहिए मर्जी, अल्लाह के ऊपर वाले